हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 16 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? आंसर हो जाएगा चाइना। यानी इस क्वेश्चन का अर्थ यह हुआ कि भारत का सबसे अधिक व्यापार किस देश के साथ हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में? तो ये हुआ है चाइना के साथ। तो चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। यानी अगर हम 2022 की बात करें और 2023 की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था अमेरिका, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? चाइना। भारत और चाइना के बीच में फाइनेंशियल ईयर 2024 में कुल कितना ट्रेड हुआ है? 118.4 बिलियन डॉलर का। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों शामिल हैं। अगर हम केवल इंपोर्ट की बात करें तो चाइना से इंपोर्ट हुआ है 101.7 बिलियन डॉलर का और एक्सपोर्ट कितना हुआ है? 16 बिलियन डॉलर का। यानी कि हम वहां से अधिक वस्तुएं मंगा रहे हैं और वहां भेज बहुत कम रहे हैं। अच्छा, ये जो आंकड़े हैं ये किसने पेश किए हैं, किसने बताए हैं ये आंकड़े? तो एक थिंक टैंक है जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, यानी GTRI के द्वारा ये आंकड़े पेश किए गए हैं। भारत किन वस्तुओं के लिए चाइना पर निर्भर है? तो टेलीकॉम और स्मार्टफोन के जो पार्ट हैं ये चाइना से आते हैं, फार्मा की वस्तुएं आती हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट होते हैं ये चाइना से आते हैं इंडिया में। फाइनेंशियल ईयर 2024 में अमेरिका के साथ भारत का कितना व्यापार हुआ है? तो ये हुआ है 118.3 बिलियन डॉलर का। यानी कि दो सबसे मजबूत भारत के व्यापारिक भागीदार हैं चाइना और अमेरिका। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो चाइना ने अभी हाल ही में जू फेईहोंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है? जू फेईहोंग। चाइना ने चंद्रमा से नमूने एकत्र करने के लिए चांगई 6 मिशन को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। थॉमस कप और ओबेर कप, ये दोनों कप बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। तो 2024 में इनको जीता है चाइना ने। तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग में चाइना ने इसको जीता है। थॉमस कप के बारे में आप याद रखिएगा कि ये पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है और ओबेर कप महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। दोस्तों, अभी हाल ही में चाइना के द्वारा सेंझोउ 18 अंतरिक्षयान भेजा गया है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। तो इसमें 3 मेंबर को भेजा गया है, यानी 3 अंतरिक्ष यात्री तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजे गए हैं चाइना के द्वारा। रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने अभी हाल ही में चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स का खिताब हासिल किया है। चाइना के बारे में बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? मंदारिन। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चाइना के पड़ोसी देश कौन कौन है? तो आपको याद रखना है कि चाइना की जो सीमा है मंगोलिया, रसिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और उत्तर कोरिया से लगती है। यानी 14 देशों की सीमा चाइना से लगती है। यहाँ पर दोस्तों आप चाइना के मैप को देख पा रहे हैं। इसमें 2 डेजर्ट आपको जरूर याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तकलामाकन डेजर्ट किस देश में है? तो ये चाइना में है। यहां पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। गोबी डेजर्ट कहां है? तो ये चाइना और मंगोलिया दोनों देश में फैला हुआ है। ये है गोबी डेजर्ट। चाइना की एक प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है यांग तजी नदी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है यांग तजी नदी। तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 6300 किलोमीटर की और ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा भी हाल ही में बायोलॉजी की इंग्लिश मीडियम की ई बुक को भी लॉन्च किया गया है।
तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण किया है, इस अस्पताल का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा भीष्म। तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आगरा में आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। ये आसमान में उड़ने वाला अस्पताल क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा अस्पताल है जो कि क्यूब के अंदर है, यानी कि एक बॉक्स के अंदर बना हुआ अस्पताल है। तो इसको अभी हाल ही में सेना के विमान के द्वारा ऊपर ले जाया गया था और फिर वहां से छोड़ा गया है। उसमें पैरासूट लगे हुए थे, फिर ये जमीन पर उतरा है। तो इस प्रकार का अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। देखिए दोस्तों, इस अस्पताल के अंदर इस प्रकार की सुविधाएं हैं, यानी यहाँ पर आपको दवाइयां देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारी सुविधाएं हैं इस अस्पताल के अंदर। तो इसका परीक्षण कहाँ किया गया था, एग्जैक्ट परीक्षण कहाँ किया गया था? तो आगरा का जो मलपुरा ड्रॉपिंग जोन है, यहाँ पर इसका परीक्षण किया गया था। और किस विमान से इसका परीक्षण किया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। इस विमान का नाम है AN-32 एयरक्राफ्ट। तो इस एयरक्राफ्ट से इस अस्पताल को आसमान से और जमीन में छोड़ा गया था। इसका वजन कितना था, यानी जो ये हॉस्पिटल था इसका वजन कितना था? तो 720 किलोग्राम। भीष्म इसका नाम रखा गया है। भीष्म का फुल फॉर्म होता है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विस। ठीक है, तो इससे शॉर्ट में भीष्म बोल देते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म। तो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में या कहीं पर प्राकृतिक आपदा आई हो तो ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस अस्पताल का परीक्षण किया गया है। दोस्तों, जैसे लद्दाख की पहाड़ियां हैं, कारगिल की पहाड़ियां हैं, तो इन इलाकों में अगर कभी युद्ध होता है और वहां पर सेना को अगर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करानी हो तो इस अस्पताल का वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। और यह जो अस्पताल है ये सोलर एनर्जी और बैटरी से चलता है, यानी इसमें सोलर एनर्जी का भी उपयोग किया जाता है और बैटरी का उपयोग भी किया जाता है। इसमें एक्सरे मशीन है, ब्लड की जांच की जा सकती है, ऑपरेशन थिएटर भी है और वेंटिलेटर की सुविधा भी इसमें है। और अगर सैनिकों को या किसी और व्यक्ति को फ्रैक्चर हो जाता है तो छोटा मोटा ऑपरेशन भी इसमें हो सकता है। तो ये सारी सुविधाएं इस छोटे से हॉस्पिटल में। दोस्तों, आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि यह जो हॉस्पिटल है ये दुनिया का पहला पोर्टेबल यानी चलता फिरता हॉस्पिटल है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर दुनिया के पहले चलते फिरते हॉस्पिटल की बात हुई है, तो 2023-24 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? दिल्ली में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन है? आगरा। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार के पूर्णिया में। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? अबू धाबी, UAE में। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। देश का पहला पशु शवदाह गृह कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? भोपाल। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप कौन है? मोबीक्विक। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? हरियाणा में। सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टेबल टेनिस में टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। तो भारत की टेबल टेनिस प्लेयर हैं मनिका बत्रा। तो वो अभी हाल ही में टेबल टेनिस की रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। उनकी रैंक कितनी है? तो उनकी रैंक याद रखिएगा, उनकी 24 रैंक है और ये मनिका बत्रा के कैरियर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। उन्होंने 2015 में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते थे। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और मनिका बत्रा ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में व्यक्तिगत और टीम श्रेणियों में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो ये उपलब्धि है मनिका बत्रा के साथ। 2020 में मनिका बत्रा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में आपको याद रखना है कि ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा 14 लोगों को। तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये जानकारी दी गई है
कि जब से भारत में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है, उसके बाद से पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। और आपको पता ही होगा कि केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को पूरे देश में CAA को लागू किया है। CAA के तहत किसको नागरिकता प्रदान की जाएगी, इसको जरूर याद रखिएगा। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। आपको एक पॉइंट पे बहुत ही क्लियर रखना है कि इससे भारत के जो नागरिक हैं उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम जानते हैं CAA की कहानी को। तो 10 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया लोकसभा में केंद्र सरकार के द्वारा, यानी मोदी सरकार के द्वारा। और फिर उसके अगले दिन यानी 11 दिसंबर 2019 को यह बिल राज्यसभा में पारित हुआ, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। फिर 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इस कानून को मंजूरी दे दी गई और फिर ये कानून बन गया। और फिर फाइनली 2024 में केंद्र सरकार ने इसको लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। आपको याद रखना है कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था, ये किस कानून में बदलाव करने के लिए लाया गया था? तो ये भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव करने के लिए लाया गया था। अब तक भारतीय नागरिकता कानून 1955 में 6 बार बदलाव हो चुके हैं, 6 बार संशोधन हो चुके हैं। तो पहला संशोधन हुआ था 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में और फिर 2019 में। तो इस प्रकार से भारतीय नागरिकता कानून 1955 में 6 बार संशोधन हो चुके हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले की मौत राफा शहर में हुई है। यह राफा शहर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा गाजा। तो गाजा और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वहीं पर अभी हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले की मौत हो गई है। तो उनकी जो मौत हुई है ये राफा शहर में हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इजराइल का मैप और ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये है गाजा पट्टी और इसी गाजा पट्टी का एक शहर है जिसका नाम है राफा। तो यहीं पर वैभव अनिल काले की मौत हुई है। दोस्तों, वैभव अनिल काले की मौत हुई है 13 मई 2024 को। तो उनके वाहन पर अटैक किया गया था जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। वैभव अनिल काले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के एक स्टाफ के सदस्य थे, यानी कि वो यूनाइटेड नेशन के एक ऑफिसर के रूप में वहां पर काम कर रहे थे। तो वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, तभी उनके वाहन पर अटैक हो जाता है जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। तो ये गाजा में पहली इंटरनेशनल मौत हुई है, यानी कि ऐसी पहली न्यूज आई है जिसमें किसी इंटरनेशनल लेवल के व्यक्ति की मौत हुई है। वैभव काले का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। 1998 में वो भारतीय सेना में शामिल हुए थे। वह आर्मी इन्फेंट्री स्कूल महू में प्रशिक्षक थे। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के महू में आर्मी इन्फेंट्री स्कूल भी है। तो वहीं पर प्रशिक्षक के रूप में भी काम कर चुके हैं वैभव काले। वैभव काले 2009-10 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी भाग ले चुके हैं। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को एक उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया था। तब से इजराइल और गाजा के बीच में, हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। दोस्तों, अब आपको एक सवाल का आंसर देना है कि जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? काफी फेमस ऑपरेशन रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? तो सिक्किम राज्य के द्वारा 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल है इसकी गंगटोक। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। और सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है, आपको याद रखना है। ये भूटान से घिरा हुआ है, इसके अलावा चाइना से और नेपाल से घिरा हुआ है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का वह कौन सा स्टेट है जो 3 देशों से घिरा हुआ है, तो वो है सिक्किम। दोस्तों, सिक्किम में विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। इसके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क भी सिक्किम राज्य में स्थित। 16 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, वो दिवस है
अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। तो हर साल यूनेस्को के द्वारा 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम याद रखिएगा, लाइट इन आवर लाइव्स। दोस्तों यह दिवस 16 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 मई 1960 को प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन के द्वारा पहला लेजर परीक्षण किया गया था, यानी कि पहले लेजर का संचालन किया गया था। तो इसी को याद करने के लिए 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अभी हमने 15 मई को कौन सा दिवस मनाया है? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। तो इस दिवस की स्थापना 1993 में की गई थी। पारिवारिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है विविधता को अपनाना, परिवारों को मजबूत बनाना। दोस्तों 12 मई को हमने एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया है, वो है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस यानी इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध इटली से रहा है। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। इन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक भी कहा जाता है। क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1853 से 1856 के बीच में। तो इस युद्ध के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल ब्रिटिश और मित्र देशों की सैनिकों की सेवा करती थी, यानी कि इस युद्ध में जो ब्रिटिश सैनिक घायल हो जाते थे और ब्रिटेन के जो मित्र देश थे उनके सैनिक जो घायल हो जाते थे तो उनकी सेवा करती थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और यहाँ तक कि वो रात में लालटेन लेकर के भी उन सैनिकों की सेवा करने, देखभाल करने जाया करती थी, इसलिए उन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या है? आवर नर्सेस, आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। तो ये थीम आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान की है? आंसर हो जाएगा केन्या। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है केन्या। तो वहां पर अभी हाल ही में बहुत भयानक बाढ़ आई थी। तो बाढ़ से निपटने के लिए $1 मिलियन की मानवीय सहायता की गई है भारत सरकार के द्वारा, और कुछ राहत सामग्री भी वहां पर भेजी गई है। आपको याद रखना है कि जो केन्या में बाढ़ आई थी उसके कारण 267 लोगों की मौत हुई है और लगभग 3,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, यानी यहां से वहां हो गए हैं। तो भारत ने जो राहत सामग्री भेजी है वो किस जहाज से भेजी है, इसको भी आप याद रखिएगा। उस जहाज का नाम है INS सुमेधा। केन्या के बारे में अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और 1963 में इसे इंग्लैंड से आज़ादी मिली थी। कैपिटल इसकी नैरोबी है और राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो। केन्याई शिलिंग यहाँ की करेंसी है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो हेडक्वार्टर है ये केन्या की राजधानी नैरोबी में है। केन्या की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ नमो ड्रोन दीदी परियोजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? आंसर हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने अभी हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर के नमो ड्रोन दीदी परियोजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया है नोएडा और हैदराबाद में। तो इसके लिए अभी हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता भी हुआ है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम की। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 11 मार्च 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया था। और इस योजना का उद्देश्य है सशक्त नारी विकसित भारत, यानी कि नारियों को सशक्त करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य है। दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा और इस ड्रोन का यूज कृषि कार्यों में किया जाएगा, यानी कि उर्वरक का छिड़काव करने के लिए, बीज बोने के लिए, फसल की निगरानी करने के लिए ये ड्रोन यूज किए जाएंगे। और इन ड्रोन का यूज कौन करेंगी? महिलाएं करेंगी। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है शबाना आजमी को। तो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं शबाना आजमी जी। तो उनके सिनेमा जगत और वकालत के क्षेत्र में योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से उन्हें सम्मानित किया गया है।
उन्हें यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म महोत्सव के दौरान यह सम्मान दिया गया है। शबाना आजमी जी 5 नेशनल पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। चलिए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। अभी हाल ही में भाभी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 दिया गया है। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार। ये जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा की एक प्रसिद्ध लेखिका रही हैं एलिस मुनरो, तो उनका अभी हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनकी जो शॉर्ट स्टोरी रही हैं वो काफी फेमस रही हैं, तो उन्हें 2013 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2009 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात आई यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की, तो इसके बारे में भी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई थी। तो स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल, तो उनकी याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है, यानी अक्टूबर में इसकी घोषणा की जाती है और दिसंबर में ये प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी 5 पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। ये सभी जानकारी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज की पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल। सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहां स्थापित होगा? भिलाई में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया है? नीदरलैंड में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? अमन सहरावत। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन को। चंद्रमा के लिए फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक यानी फ्लोट नामक परियोजना पर कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी काम कर रही है? नासा। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाम डी और कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर स्थापित किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन रहा है? IIM अहमदाबाद। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तमिलनाडु में। स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर, पंजाब में। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र में। और ये कहाँ है? औरंगाबाद में। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। आगरा फोर्ट कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में। कुतुब मीनार दिल्ली में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो सुशील कुमार मोदी हैं ये किस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।